तो क्या जो लोग खेती किराए पे लेकर करते उन लोगों को मिल पाएगा? देखिए, सीओ साहब से इस मसले पर बात हुई थी। सीओ साहब का साहिबा का कहना है कि अभी पहले इन लोगों को आवेदन देने बोलिए, सरकार का क्या इंस्ट्रक्शन आता है, क्या बोलते हैं, सरकार क्या देती है, उसके बाद फिर उस पर हम लोग विचार करेंगे कि ऐसा है अगर कोई लीज पर लेकर के अगर खेती करता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। देखा जाएगा कि उस पर चूँकि जो खेती किया है नुकसान तो उसका हुआ है, लीज वाले ज़मीन वाले को तो लीज का पैसा मिल गया है, तो इसलिए उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि सीट किसको गया। तो इसलिए ये सब बहस की बात नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम कन्फर्म है, मेरा कन्फर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम कहीं से भी हमको कहीं किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं है कि हम परेशान हैं, या अगर हमको ज़रूरत होती तो आज हम पटना में रहते। तक आपका लक्ष्मीपुर का सवाल है तो हम लोग वहाँ भी गए थे, कल गए तो देखे तो वहाँ धान उन में तो नुकसान नहीं है, जो पका हुआ धान है थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें पानी लग गया तो कुछ ये होगा, लेकिन मेन नुकसान आलू की खेती का हुआ है। तो डीएम साहब से भी इस बात को हम लोग रखे हैं, लोगों को कहे भी हैं, जैसे सीओ से या बीडीओ को भी बोला गया है कि जैसे किसान सलाहकार को आवेदन दे करके रखिए सरकार से। डीएम साहब बोले कि हम बात करेंगे। जो लोग हैं देखिए पटना में टिकटों के लिए भी मारामारी हो रहा है। हम लोग तो क्षेत्र में हमारा नेता हमारा बोला हुआ है कि भाई जैसे खबर करेगा हम लोग पहुँचेंगे, सैंपल लेके आएंगे, नॉमिनेशन करेंगे। इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और हम लोग इत्मीनान है। और अब जो लोग कर रहे हैं वो लोग किस बिना पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, तो वो लोग जाने। यही हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक वकील द्वारा चप्पल फेंकने की बात आ रही थी कि जूता खोल के फेंका जा रहा था तो फेंक नहीं पाया वो, तो ये तो बड़ा गलत है। इस तरह का ये तो हम नहीं समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस पर इस तरह का आक्रमण हो। ये तो मतलब चूँकि आज जो चाहे वो भाजपा हो, आरएसएस के लोग हों, चाहे सांप्रदायिक ताकतें जो भी हो, जिस कम्युनिटी का हो, जो ये सबको जो जिस ढंग से बढ़ावा दे रहा है ये उसी का नतीजा है। तो कल हम लोग का दिशा की बैठक भी थी, हम लोग गए तो एक तरह से ये हम लोग के इस कार्यकाल का आखिरी बैठक ही था। तो उसमें डीएम साहब से भी बात रखे। डीएम साहब बोले कि नहीं मैं भी आ रहा हूँ, तो फिर डीएम साहब को लेकर के हम लोग गए भी कई जगह पर। आप देखिए जहाँ जहाँ था, जैसे आपका गुआबारी का अप्रोच कट गया रात में, फिर उसको जैसे तैसे आज इंशाल्लाह उसको चालू कर दिया जाएगा। उसको वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। आज हम मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक श्री मोहम्मद अंजार नईमी साहब के साथ। आज हम इस वीडियो में, इस ख़ास बातचीत में 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। पिछले 5 अक्टूबर 2025 को जो सैलाब आया इस इलाके में, उससे प्रभावित लोगों की तरफ से या उन लोगों को क्या आर्थिक मदद सरकारी गैर सरकारी मिलनी चाहिए, मिली या नहीं, इन चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ आने वाला इलेक्शन चूँकि तारीखों का ऐलान भी हो गया है, और ख़ास करके बहादुरगंज सीट को लेकर के अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ चर्चाएँ चल रही हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को सीजीआई पर जो आपत्तिजनक उसकी तरफ जो जूता फेंका गया, उस ताल्लुक़ से भी इनकी निजी राय क्या है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आपके तमाम व्यूअर्स को सलाम, आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया। सर, 5 अक्टूबर को नेपाल की तरफ से जो पानी छोड़ा गया, जिसके ज़रिए से इलाके में, और ख़ास करके आप जिस क्षेत्र से हैं विधानसभा क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मुख्तलिफ़ जगहों पे सैलाब का पानी आया और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तरफ से या प्रशासनिक जो आर्थिक मदद होनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से आपने क्या कदम उठाया? देखिए, हम लोग तो जिस दिन पानी बढ़ रहा था उसी दिन हम लोग क्षेत्र का भ्रमण भी किए, और आपका गुरुमरा, धनगढ़ा, ये सब होते हुए पत्थरगट्टी, कुड़ेली, उधर से हम लोग भाटाबाड़ी भी घुस रहे थे, लेकिन रोड पर पानी 3 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट चल रहा था। तो फिर हम लोग को बैक होकर के उधर से फिर आ करके सोचे कि टावर चौक के तरफ से घुसे हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। टावर चौक तक हम लोग जा पाए, क्योंकि इधर से भी पूरे रोड पर पानी चल रहा था। लेकिन पहली बार देखिए सैलाब तो हम लोग देख रहे थे कि भाई रतवा या कौल या कनकी में सैलाब आता है, लेकिन पहली बार देखे कि इसमें आपका कहते हैं भाटाबाड़ी वाली नदी में, ये शायद बूढ़ी कनकी है ना क्या इस नदी का नाम, तो इसमें भी देखते हैं कि सैलाब, इस तरह का सैलाब आया है। तो 2017 में आया था, कुछ लोगों के घर में पानी घुसा था जब चिस्ता बैरेज का फाटक खोला गया था।
तो वैसे ही देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि नेपाल से पानी छोड़ा गया है। तो कल हम लोग का दिशा की बैठक भी थी, हम लोग गए तो एक तरह से ये हम लोग के इस कार्यकाल का आखिरी बैठक ही था। तो उसमें डीएम साहब से भी बात रखे, डीएम साहब बोले कि नहीं मैं भी आ रहा हूँ, तो फिर डीएम साहब को लेकर के हम लोग गए भी कई जगह पर। आप देखिए जहाँ जहाँ था, जैसे आपका गुआबारी का अप्रोच कट गया रात में, फिर उसको जैसे तैसे आज इंशाल्लाह उसको चालू कर दिया जाएगा, उसका अप्रोच को भर दिया गया है। और जहाँ भी जो रोडों की ज़रूरत थी सारे पदाधिकारियों को, जितने भी इंजीनियर्स हैं, सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और उसको मटेरियल कर करके आवागमन को चालू करने के लिए बोल दिया गया है। और डीएम साहब भी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। तो हम समझते बहुत जल्द हो जाएगा। तो जहाँ तक आपका लक्ष्मीपुर का सवाल है, तो हम लोग वहाँ भी गए थे कल गए तो देखे तो वहाँ धान उन में तो नुकसान नहीं है, जो पका हुआ धान है थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें पानी लग गया तो कुछ ये होगा, लेकिन मेन नुकसान आलू की खेती का हुआ है। तो डीएम साहब से भी इस बात को हम लोग रखे हैं, लोगों को कहे भी हैं, जैसे सीओ से या बीडीओ को भी बोला गया है कि जैसे किसान सलाहकार को आवेदन दे करके रखिए सरकार से। डीएम साहब बोले कि हम बात करेंगे क्या उसमें हो पाएगा, अगर सरकार कुछ ये करेगा तो उसको दिया जाएगा। और जहाँ तक किसी भी आदमी का अगर इस सैलाब में घर गिर गया है तो उसको आर्थिक लाभ मिलेगा, उसकी समीक्षा हो रही थी। सारे कर्मचारी, पंचायत सेवक या किसान सलाहकार लोग घूम करके इसकी समीक्षा कल दिन भर में किए हैं। जो बाकी है आज उसको पूरा करके उसके बाद फिर इस पर जिला स्तरीय बैठक करके डीएम साहब इसको खुद करेंगे। इसको वो बोले हैं कि हम पूरा समीक्षा करवा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या इसमें हो पाएगा, उसके बाद जैसे जो गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। सर, सैलाब में जैसे कि आपने कहा कि आलू को ज़्यादा नुकसान हुआ है और धान को भी हुआ है, लेकिन उसका नुकसान कम हुआ है। लेकिन खेती करने वाले इस इलाके में तकरीबन बल्कि ये कहिए कि 90% लोग दूसरों की ज़मीन किराए पे लेकर खेती करते हैं। ज़मींदार अपनी ज़मीन दूसरों को दे देते हैं और मज़दूर क्लास के लोग क्लास के लोग किराए पे लेकर खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकारी लाभ अगर मिलना भी है या मिलेगा भी, तो क्या जो लोग खेती किराए पे लेकर करते हैं उन लोगों को मिल पाएगा? देखिए, सीओ साहब से इस मसले पर बात हुई थी। सीओ साहब का साहिबा का कहना है कि अभी पहले इन लोगों को आवेदन देने बोलिए, सरकार का क्या इंस्ट्रक्शन आता है, क्या बोलते हैं, सरकार क्या देती है, उसके बाद फिर उस पर हम लोग विचार करेंगे कि ऐसा है अगर कोई लीज पर लेकर के अगर खेती करता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। देखा जाएगा कि उस पर चूँकि जो खेती किया है नुकसान तो उसका हुआ है, लीज वाले ज़मीन वाले को तो लीज का पैसा मिल गया है तो इसलिए उसको तो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो खेती किया है उसको मिले। तो पहले हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहले कुछ घोषणा हो जाए, या सरकार क्या देना चाह रही है या सरकार क्या देगी, उसके बाद ये सेकेंडरी होगा कि जब उधर रेडी हो जाता है तो इधर हम लोग मैनेज कर लेंगे, चूँकि सारे अपने लोग हैं, बैठ कर के बात करेंगे ऐसे लोगों से, और जो खेती किया है उसको मिलना चाहिए। सर, सैलाब के दिन जब सैलाब आया और नदी में उफान आया, चारों तरफ लोग परेशान थे, ऐसे वक्त में इलाके में ये देखा गया, महसूस किया गया कि जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों की आगमन नहीं हो पाया, या उन लोगों की तरफ से ऐसे लोगों को राहत का कोई भी पैकेज या राहत का कोई भी सामग्री नहीं पहुंचाया गया। तो आपकी तरफ से इस ऐसे मौके पर राहत पैकेज या राहत की सामग्री क्या कहीं पहुंचाए या लोगों के साथ इस तरह की कोई? नहीं, देखिए ये उस तरह का नहीं था। एक तो होता है कि 2 दिन 3 दिन तक अब पानी घुसा, आधे से 1 घंटा में पानी निकल भी गया, कुछ लोगों के घर तक पानी घुस गया। ये तो हम लोग थे ही, चूँकि फिर भी रात का जहाँ भी खाना उना नहीं बना था, हम लोगों ने कम्युनिटी किचन चालू करवाया। आपका लक्ष्मीपुर में भी चालू हुआ, पथरगट्टी में चालू हुआ, कुरेली में चालू था, यानी हमारे क्षेत्र में 5-6 जगह पर कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिया गया था। और सारे लोगों को ये खबर भी दे दी गई थी कि जहाँ जो लोग खाना नहीं बना पाए हैं वो लोग आकर के कम्युनिटी किचन में रात का खाना, चूँकि उस तरह का सैलाब नहीं था कि कंटिन्यू 3-4 दिन से डूबा हुआ है या ये है इस तरह की पैकेज की ज़रूरत है, ऐसा स्थिति नहीं था। तो ये पानी घुसा, 1 घंटे में फिर पानी डाउन भी हो गया, तो इसलिए उसमें ऐसा कहीं नहीं है। फिर हम लोग पता कर रहे हैं, जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम लोग मदद के लिए हैं, तैयार बैठे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा किया जाएगा। सर, अब सैलाब के अलावा अब आने वाला विधानसभा को लेकर बात करते हैं। बहादुरगंज सीट को लेकर के अभी सोशल मीडिया पे और चारों तरफ गर्मा गर्मी चल रही है। सीट शेयरिंग में को लेकर के बहादुरगंज सीट को कांग्रेस पार्टी जो है दावेदारी पेश कर रही है। तो क्या लगता है कि आपकी जो टिकट है, आप यहाँ सिटिंग एमएलए हैं, क्या आपको छोड़कर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाएगी या क्या मामला? देखिए, ये तो 1-2 दिन में इसका नक्शा साफ हो जाएगा, तो इसमें बहस ही करना बेकार है। हम कहेंगे कि नहीं है ऐसा कुछ है तो वो आप फिर अलग अंदाज में बात कीजिएगा। तो इसलिए ये 1-2 दिन में नक्शा क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि सीट किसको गया।
तो इसलिए ये सब बहस की बात नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम कन्फर्म है, मेरा कन्फर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम कहीं से भी हमको कहीं किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं है कि हम परेशान हैं, या अगर हमको ज़रूरत होती तो आज हम पटना में रहते। जो लोग हैं देखिए पटना में टिकटों के लिए भी मारामारी हो रहा है। हम लोग तो क्षेत्र में, हमारा नेता हमारा बोला हुआ है कि भाई जैसे खबर करेगा हम लोग पहुँचेंगे, सैंपल लेके आएंगे, नॉमिनेशन करेंगे। इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और हम लोग इत्मीनान है। और अब जो लोग कर रहे हैं वो लोग किस बिना पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, तो वो लोग जाने, क्योंकि ये तय करता है शीर्षस्थ लीडर तय करता है। जो हमारे चाहे राहुल जी हो या कांग्रेस की तरफ से जो भी अधिकृत है वो हैं, या हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, संजय जी हैं, तो ये लोग मिल करके इसको तय करते हैं। और हम समझते हैं कि ये कुछ फाइनल पर भी हो ही गया है, कि आज शायद हमको लगता है कि किसी ना किसी टाइम में ये घोषणा हो जाएगा कि कौन कितना सीट लड़ेगा। उसके बाद हम समझते हैं कल तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि किस में कौन लड़ेगा। तो इसलिए 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाना है, तो इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं हैं। वो अपने आप सारा क्लियर आ जाएगा, क्लियर होने के बाद आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादा इसमें हम कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। सर, इलेक्शन की तारीखों का घोषणा कर दिया गया है और बिहार में, पूरे बिहार में कुल 2 चरण में इलेक्शन होना है। और ये बहादुरगंज जो विधानसभा है किशनगंज ज़िले में, इनका इलेक्शन, यहाँ पर मतदाता जो है आखिरी चरण में यानी दूसरे चरण में होगा। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो 1 महीने का वक्त बचा है, तो कैसी तैयारियाँ चल रही है और कैसे तैयारी आपने अब तक की है? हम लोग तो तैयारी अब देख ही रहे हैं, शुरू दिन से लगे हुए हैं। जिस तरह का हमला कंटिन्यूटी, मतलब जब से जीत के हैं तब से क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के सुख दुख में, लोगों के हर मामले में, हयात मौत में, शादी ब्याह में, जहाँ काम के मामले में, हर मामले में हम लोग बढ़ चढ़ कर के रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग ये तैयारी जारी है, समझिए हम लोग तैयार बैठे हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह बिगुल भी बज गया है, तो अब हम लोग उतरेंगे, जाएंगे। अब चूँकि प्रक्रिया है कुछ, चूँकि हम लोग को भी विधानसभा से न्यू ये सब भी कराना पड़ता है, तो वो सारा कुछ करके इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग फिर नॉमिनेशन करके तब मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। सर, एक मामला चल रहा है, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोर्ट में कुछ मामला पेश आया। उस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या इस मामले की क्या हकीकत है? नहीं, यही हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक वकील द्वारा चप्पल फेंकने की बात आ रही थी कि जूता खोल के फेंका जा रहा था, तो फेंक नहीं पाया वो। तो ये तो बड़ा गलत है इस तरह का। ये तो हम नहीं समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस पर इस तरह का आक्रमण हो। ये तो मतलब चूँकि आज जो, चाहे वो भाजपा हो, RSS के लोग हों, चाहे सांप्रदायिक ताकतें जो भी हो, जिस कम्युनिटी का हो, जो ये सबको जो जिस ढंग से बढ़ावा दे रहा है, ये उसी का नतीजा है, ये उसी का फलाफल है कि आज ये सब हम लोग को दिन देखना पड़ रहा है। आप देखेंगे कहीं, चूँकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी लिबर्टी है और लोगों को आज़ादी हासिल है कि भाई डेमोक्रेसी है, लोग भाई अपना, जैसा हम लोग चुनाव कैंपेनिंग में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को कुछ खर्चा उर्जा दे करके, गूगल पे से पैसा भेज करके वो मतलब उकसाता है, लोगों के जाके हो हल्ला करता है। तो इस तरह का भी परेशान किया जा रहा है। तो उसी का यही चीज़ है कि चाहे वो RSS के लोग हों, भाजपा के लोग हों और दीगर पार्टी के लोग हों, हम नाम नहीं बताएंगे फिर, नहीं तो उसमें भी ये करेगा। तो ये सारे लोग बस उसी तरह के हैं कि जरा सा उनके मन मुवाफिक नहीं होने से बस कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है। तो ये चीज़ गलत है कि चूँकि अब कोई भी चीज़ है, हमको अपनी बात को रखने का मौका भाई वकील को दिया जाता है, तो अपनी बात रखनी चाहिए। उनको उस तरह जूता फेंकना, चप्पल फेंकना, ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, ये चूँकि उच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस के ऊपर का ये मामला है, ऐसा मामला जब भी सामने आता है तो मुल्क के कानून और उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। तो ऐसी स्थिति में आप आवाम को, जो इस मुल्क के अमन और शांति चाहते हैं, ऐसे आवाम को आप क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारा जो ये जो गंगा जमनी तहजीब है, या हमारा जो ये डेमोक्रेटिक ढांचा है, इतना खूबसूरत है कि इसको अगर लोग फॉलो करते चले तो इतना अमन और सुकून से यहाँ लोग रहेंगे। तो इससे ज़्यादा हम नहीं समझते कि दुनिया में कहीं अमन और सुकून रहेगा। लेकिन लोग आज उग्र हो जाते हैं कि हमारी बात को मानो, हम ऐसे कह रहे हैं तो हमको मानो। कुछ लोग तो आज देख रहेंगे चुनाव के दौरान अपने सामने वाले को फिरौन तक कह देते हैं, नमरूद तक कह देते हैं। तो वो अपने आप को मूसा समझते हैं, वो पैगंबर समझ रहे हैं अपने आप को। तो अब ऐसे लोगों के बारे में क्या बात कीजिएगा? तो इस तरह की मानसिकता के लोग ही हैं ये, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और इस तरह करना चाहते हैं। तो चाहे वो कट्टरपंथी हमारे देश के लिए बहुत बुरा है, इससे बचनी चाहिए। और इसी का नतीजा है कि ये सब आज देखने को मिल रहा है।
सर, आप आखिर में अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने विधानसभा के लोगों को क्या पैगाम देंगे, चूँकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, ऐसी स्थिति में क्या पैगाम देंगे? हम लोग कहेंगे कि भाई आप लोग अमन शांति और सुकून से रहिए। एक बहुत खूबसूरत हम लोग का डेमोक्रेटिक त्यौहार है, इसको बढ़िया बेहतर ढंग से मनाइए और सारे लोग चुनाव में भाग लीजिए। हम चाह रहे हैं कि जो भी बाहर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, चुनाव में अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और आइए। और जहाँ तक सवाल है मेरा, तो हम अपना क्षेत्र में इतना काम कर दिए हैं कि काम के बिना पर हम चाहेंगे कि लोगों से अपनी बात को रखेंगे और अपना वोट मांगेंगे। हम चाह रहे हैं कि चूँकि सरकार कौन बना सकता है, भाजपा से कौन मुकाबला कर सकता है, तो उस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि उसको सत्ता से कौन हटा सकता है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो भाजपा को हटा सके, सरकार बना सके। हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आने वाले दिन में हम लोगों के साथ खड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।